चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। थोड़ी देर हमने वेट किया ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद द क्वेश्चन ऑफ समर 2019। ठीक है, आज हम आईकैप के पास पेपर्स कर रहे हैं। आज पास पेपर्स का लेट्स से ऐसा है कि आज जो क्वेश्चंस कर ली इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम आईकैप की वर्कबुक, जो आईकैप की अपनी प्रैक्टिस की वर्कबुक है, क्वेश्चंस वर्कबुक, और इसके अलावा आईसीडब्ल्यू के चंद क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम इसको ओवरऑल लेवल पे समझ पाएं और ज़्यादा बेहतर तरीके से। All right, so we have this question from Summit 2019 attempt. Better Gardens, an importer and distributor of garden products, sources mostly from large multinational suppliers and sells to garden centers throughout Pakistan. होता इस तरीके से है कि बेटर गार्डन एक कंपनी है, ये अपनी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ग्रीन गार्डन प्रोडक्ट्स की करती है। बेसिकली इंपोर्ट करके गार्डन प्रोडक्ट्स यहाँ पे सप्लाई करती है पाकिस्तान में। ज़्यादातर लार्ज मल्टीनेशनल सप्लायर से इंपोर्ट करती है और यहाँ के लोकल्स को जो है वो सेल करती है। It is growing rapidly, having an excellent reputation for prompt delivery and good service. It is 100% owned by Laila Kaleem, a former garden designer who founded the business 15 years ago using her savings and legacy from a wealthy relative. She receives a significant dividend from the company and would like this to continue. कंपनी कुछ सेठिया निज़ाम के ऊपर है। ओवरऑल लेवल पे जो निज़ाम नज़र आ रहा है वो एक बंदे के हाथ में या एक शख्स के हाथ में है और बेसिकली कंपनी अच्छी ग्रोथ की पोजीशन में है। मुझे बताओ, ऐसी कंपनीज जो बाहर से इंपोर्ट करती हैं और लोकली सेल करती हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल फैक्टर क्या चीज़ होती है? और वो भी अगर आप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल सप्लायर्स से अपनी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर इसको सेल ऑफ कर रहे हैं। कोई बता सकता है? एनीवन? फॉरेन करेंसी, एक्सीलेंट पॉइंट सर। सबसे ज्यादा बड़ा नाइटमेयर इनके लिए होता है डॉलर की रेट की फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये सारा कुछ कॉस्ट के मामले में डिपेंड कर रहे होते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस पे। ड्यूटीज वगैरह बढ़ जाए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ जाए, डॉलर की मूवमेंट एक्सेप्शनली हो जाए तो वो ओवरऑल लेवल पे काफी हद तक इनको डिस्टर्ब कर देता है। सही है। इट इज 100% ओन्ड बाय लैला कलीम। वो उन्हें 15 साल पहले उन्होंने फाउंडिंग की थी, अब उन्हें डिविडेंड आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है। The company has just secured the exclusive rights to sell ground of weed killer products in Pakistan. कंपनी को जो है वो एक्सक्लूसिव राइट मिला है ग्राउंड ऑफ वीड किलर प्रोडक्ट्स का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ वीड किलर इंटरनेशनली, बट हैज नॉट बीन सोल्ड इन पाकिस्तान बिफोर एंड डिमांड एक्सपेक्टेड टू बी टू हाई। बाहर काफी चला है, पाकिस्तान में नहीं चला, लग रहा है कि डिमांड काफी हाई होगी। The contract for exclusive rights will last for 5 years, although there is an option to extend it for a further 5 years if both parties agree. 5 साल के लिए इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 5 साल मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। ग्राउंड ऑफ वीट किलर, ठीक है। ग्राउंड ऑफ is manufactured by Vertigen, a large American company. Last year, a study published by an international health organization claimed that a key ingredient in ground off may cause cancer. सही है। एक की इंग्रेडिएंट ग्राउंड ऑफ का ऐसा है कि जो कैंसर जो है कर सकता है। However, Vertigen vigorously contested this, and national and international regulators do not consider the evidence sufficient to ban or restrict the product. Sales of ground off seem to have been unaffected by the incident. सूरत हाल ये है कि कंपनी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, रिसर्च रिपोर्ट कह रही है ऐसा है, और कंपनी ने काफी हद तक बहरहाल जो है उसको प्रोटेक्ट किया है कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है और इसको कोई एविडेंस जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि भाई इसकी जो सेल्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा कोई अफेक्टेड नहीं होंगी इस इंसिडेंट से। बेटर गार्डन्स यानी कि बीजी currently operates for one site in Lahore. From one site in Lahore, Leila wishes to expand the company, in particular opening new warehouses to provide coverage for deliveries across the country. बेटर गार्डन के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये लाहौर से ऑपरेट करता है। इसके अलावा इनकी जो ओनर है लैला, उनकी ये ख्वाहिश है कि भाई हम इस कंपनी को बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, खासतौर पे नए वेयर हाउसेस को ओपन करें ताकि हमारी डिलीवरीज की कवरेज पूरे पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर हो सके। शी विल नीड टू रेज 87 मिलियन, 8 करोड़ 70 लाख रुपए टू कैरी आउट दिस एक्सपेंशन। तकरीबन 9 करोड़ रुपए इनको रेज करना है। Laila is a keen entrepreneur and focuses more on sales and negotiations than the details of running the company. ज्यादातर वो ऊपर की चीजें, सेल्स और नेगोशिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं रादर देन ऑपरेशंस को देखना। In the interests of building a strong relationship, she often agrees extended credit terms with her largest customers. क्रेडिट टर्म्स काफी दिया जाता है कस्टमर्स को।
Even these are not often enforced by the credit control team, who are understaffed and have low morale. बहुत दफा ऐसा होता है कि क्रेडिट कंट्रोल टीम की दी हुई रिकमेंडेशंस को भी फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए उनका मोरल काफी डाउन रहता है और वो अंडरस्टाफ्ड रहते हैं. However, her team always pays her suppliers promptly, which again she sees as important in order to protect her trading relationship with them. The average payment time for debtors and creditors in BG's industry is 50 days. 50 दिन में आप क्रेडिटर को पैसे देते हैं, 50 दिन में आपके कस्टमर से पैसे आ जाते हैं. लेकिन ये थोड़ा सा इंडस्ट्री से ऊपर चल रहे हैं, ये कस्टमर्स को ज्यादा टाइम देते हैं, सप्लायर्स को जल्दी पे करते हैं, क्योंकि इनकी ओनर को ऐसा लगता है कि भाई रिलेशनशिप सब कुछ है. अगर मैं अपने सप्लायर और कस्टमर इन दोनों का ख्याल नहीं रखूंगी तो मेरा बिजनेस मेरे हाथ से चला जाएगा. सही है ना. और बिजनेस जाने की वजह से ये बहुत ज्यादा इस तरह से अपना क्रेडिट पीरियड जो है वो चेंज किए हुए हैं इंडस्ट्री से. मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आज फिर शायद तुम लोगों को लिंक नहीं मिला है. ऑल राइट, एनोटेशन नहीं कीजिएगा प्लीज, लेट मी डिसेबल दैट फॉर अदर्स. अच्छा, Leila is considering a number of options to finance the expansion, although she is keen not to dilute her control of business. A friend who is an accountant has suggested that she should be able to generate necessary 87 million by better management of internal operations. She has advised that most of companies in the sector are much more aggressive than Leila is in their management of working capital, including 65 days of inventory, and they have average gearing of 40%. The friend has also suggested that before going ahead with the expansion, it would be a good idea to analyze the risk it involves and potential mitigating strategies. अकाउंटेंट ने इनको ये समझाया कि भाई आप ये 87 मिलियन एक्सटर्नल उससे रेस क्यों कर रही हैं, आपको बहुत आराम से ये फाइनेंसिंग मिल सकती है अगर आप थोड़ा बहुत अपना वर्किंग कैपिटल बैंक से फाइनेंस कराएं, जिसको गियरिंग कह रही हैं, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा आप अपने इन्वेंट्री डेज को, डेटर डेज को, पेबल डेज को ऐसा मैनेज करें कि आपका सप्लायर बेसिकली आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहा हो. जब आप सप्लायर की पेमेंट डिले कर देते हैं तो आप उसे बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं. आई नो छोटे व्यापारी इस तरह के जो पाकिस्तान के हैं, टेक्सटाइल में जो काम कर रहे हैं, 2-3 करोड़ रुपए का उनका सालाना प्रॉफिट है. उन लोगों के साथ ये चैलेंज रहता है कि मार्केट में उनका 8-10 करोड़ रुपए रिसीवेबल हर वक्त खड़ा होता है. अब जब भी वो पैसे मांगने जाते हैं, सामने वाला बोलता है कि भाई मजीद सामान दो तो पुराने पैसे क्लियर करेंगे, उनका बैलेंस उतना ही खड़ा रहता है, वो पेमेंट ही नहीं करते जब तक नया सामान उनको ना दिया जाए. तो टेक्निकली उनके पास आपके पैसे पड़े हुए हैं, उनके पास आपके पैसे पड़े हुए हैं, वो आपके रिसीवेबल को जो आप उनके लिए पेबल है वो अपनी लाइबिलिटी को यूज कर रहे हैं, उस कैश को इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि जाहिर है जब उन्होंने क्रेडिट पहली दफा क्रिएट किया तो सेल करने पे उनको पैसे आए, और जब ये सामान बेचते हैं अगला सामान मांग लेते हैं पुरानी की पेमेंट करने के लिए, तो बहरहाल वो उन पैसों को इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही कुछ सजेशन यहाँ पे दिया गया है इनको कि भाई आप अपनी वर्किंग कैपिटल को अगर सही से मैनेज कर लें तो वो ओवरऑल लेवल पे 87 मिलियन आपको मिल जाएगा. अच्छा, अब तक हमने रेशियो एनालिसिस किया, हमने बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह की चीजें की, हमने जो है वो ओवरऑल लेवल पे एनपीवी आईआरआर वगैरह किस तरह निकलता है, पे बैक पीरियड, ये चीजें देखी, जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए हैं. फिर हमने मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर एक जगह पे फ्री कैश फ्लोस की कैलकुलेशन भी की, वो देखा. हमने वर्किंग कैपिटल की कोई चीज एज सच नहीं देखी थी. तो आज के सवाल के अंदर हमारा इस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं. रिक्वायरमेंट्स में कहता है इवैल्यूएट विद कैलकुलेशंस, अपेंडिक्स में दी हुई है, whether Leila could raise the necessary funds for expansion from better management of working capital and what changes would be necessary to do so. कहते हैं भाई आप पता लगाएं, 15 नंबर का क्वेश्चन है कैलकुलेशन की मदद से अपेंडिक्स में, कि भाई ऐसा वाकई मुमकिन है या नहीं. ब्रीफली कंसिडर अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज फॉर फंडिंग, स्टेट योर recommended approach to funding with justification. ठीक है, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचो और अपनी अप्रोच भी बताओगे आप कैसे किस तरह से करोगे. और इसके अलावा अगर एक्सपेंशन होती है तो बिजनेस को और कौन कौन से रिस्क होंगे ये भी आपने यहाँ पे बताने हैं. सही है, ऑल राइट. सो ओवरऑल लेवल पे पार्ट ए पार्ट बी, ये 2 रिक्वायरमेंट्स. एक छोटा क्वेश्चन लेकिन मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इसके अंदर वर्किंग कैपिटल का टच है. सिर्फ यही मकसद था तुम्हें क्लास में करवाने का, वरना शायद इतना
इतनी छोटी रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन, इतना छोटा हम शायद पिकअप भी नहीं करते। वो ज़ाहिर है इस तरह की स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस खुद ही हैंडल कर लेते हैं, उनकी प्रेफरेंस ये होती है टीचर क्लास में मुश्किल चीज़ करवाए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ कवर हुई थी, एक डिफरेंट एंगल कवर हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पे कवर अप कर लिया और क्लास में सोचा कि मैं इसको टेकअप करूँ। तो आई होप आप लोगों को इसकी जो है वो लॉजिक समझ आई होगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया हुआ है बेटर गार्डन्स के, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मौजूद है, इंटेंजिबल्स मौजूद है, देखो इन्वेंट्री मौजूद है, पेबल मौजूद है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मौजूद है, इन्वेंट्री के डेज निकालो, रिसीवेबल के डेज निकालो, पेबल के डेज निकालो। रिसीवेबल के डेज, पेबल के डेज, मैंने तुम्हें बताया था ऑपरेटिंग कैश साइकिल का फॉर्मूला, हमने पहले पढ़ा है ये। ऑपरेटिंग कैश साइकिल इज इक्वल्स टू रिसीवेबल डेज, यहां से शुरू होता है वैसे ये, इन्वेंट्री ऑन हैंड प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज। सर कैसे? देखो फॉर एग्जांपल मान लो तुम इन्वेंट्री परचेज करते हो 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को तुमने इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री परचेज 1 जनवरी 2021 को की। इन्वेंट्री तुमने सेल कब की? सर आपने इन्वेंट्री सेल की लेट्स से 15 फेब 2021। किसी का माइक खुला हुआ है? सेल कब की इन्वेंट्री? 15 फेब 2021। तो इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी रही? कितने दिन आपने इन्वेंट्री को ऑन हैंड रखा? सर इस इन्वेंट्री को बेचने में आपको 15 दिन लग गए, सॉरी 45 डेज लग गए, 1 महीना 15 दिन लग गए, ठीक है। 45 डेज आपको इस इन्वेंट्री को बेचने में लग गए। अब जब आपने बेचा है तो एक ही दिन में पैसे थोड़ी आ जाएंगे, पैसे तो टाइम लगेंगे। इन्वेंट्री यहां सेल की है, कैश कब आया? कैश रिसीव्ड, सर कैश आया लेट्स से 31 मार्च को। अच्छा तो देखो यहां तुमने परचेज की है ना इन्वेंट्री 1 जन, कैश आया तुम्हारा 31 मार्च को, कितने दिन लग गए भाई? 44 दिन तुमने इन्वेंट्री रखी, सॉरी 45 दिन तुमने इन्वेंट्री रखी, 44 दिन तुम्हारे बंदे ने पैसे लेट दिए, तो कर दो दोनों को ऐड। लॉजिक समझ आ रही है? इतने दिन इन्वेंट्री मैंने हाथ में रखी, इतने दिन मेरे कस्टमर ने पैसे लेने में जो लगा दिए, तो ये आपके कस्टमर डेज हैं। कस्टमर ने इतने दिन लगा दिए पैसे देने में, तो 89 दिन तक आपके हाथ में ये चीज कैश की फॉर्म में आई नहीं, और आपको पेकअप करना था। सर इन्वेंट्री परचेज की थी 1 जन को, पेमेंट की मैंने 31 जन को। पेमेंट आपने कितने दिन में कर दी? सर पेमेंट 30 डेज में कर दी। तो भाई जब आपके पैसे इसी इन्वेंट्री के 89 दिन बाद आए और आपने 30 दिन में पेमेंट कर दी, तो आपकी नेगेटिव साइकिल हो गई। किस तरह से नेगेटिव से? मतलब मतलब ऐसी साइकिल हो गई जिसमें आपको कैपिटल की जरूरत पड़ गई है। नेगेटिव मैथमेटिकली नहीं कह रहा, लेकिन 59 डेज तक आपका ऑपरेटिंग कैश साइकिल है, यानी आपको 59 डेज की फाइनेंसिंग चाहिए होती है, आपको 59 डेज की फाइनेंसिंग चाहिए होती है। अब यहीं पर अगर मैं उसको और बेहतर तरीके से मैनेज करूं तो सर वो कैसे? देखो मान लो मैं 1 जन को इन्वेंट्री परचेस करता हूं और इम्तियाज जैसा मेरा हाई वॉल्यूमेट्रिक काम है, 2 जन को इन्वेंट्री बिक जाती है। कितने दिन इन्वेंट्री होल्ड की मैंने? सर 1 दिन होल्ड की। इन्वेंट्री बेची 2 जन को, पैसे आ गए 2 जन को, कुल मिला के 1 दिन में पैसे रिकवर हो गए। सप्लायर को कितने दिन में देने? 30 दिन में। 29 दिन में इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूँ। 29 दिन इस पैसे को बैंक में रख के मैं इसके ऊपर लेट्स से अपना ओवरऑल लेवल पे इंटरेस्ट खा सकता हूँ। 29 दिन तक ये पैसे मेरे पास है, और अगर मैं ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यू रखूँ, ये जब मुझसे पैसे मांगने आए मैं इसको बोलूँ लाओ दूसरी इन्वेंट्री दो, तो पैसे दूंगा। अब वो दूसरी इन्वेंट्री देगा, मैं फिर उसको 1 दिन में बेच दूंगा। इसलिए हुआ इस तरह से कि मैंने उसके पैसों को इस्तेमाल कर लिया। इसको कहते हैं बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है, ठीक है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है, एग्जाम्पल्स मैंने तुम बताया। तो हमें इस बिजनेस में भी देखना चाहिए कि यार क्या सिचुएशन है, इन्वेंट्री मौजूद है, रिसीवेबल मौजूद है, पेबल मौजूद है। इसने में इंडस्ट्री एवरेज बताया हुआ है यहाँ पे कि इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 50 डेज है। तो आप भी यहाँ पे डेज निकालो, और डेज निकाल के देखो कंपनी पैसे दे कब रही है, कंपनी पैसे ले कब रही है, और ओवरऑल लेवल पे सिचुएशन क्या है, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट में इसके अलावा क्या कहते हैं? अब अगर ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर ले तो क्या वाकई ये जो 87 मिलियन की रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है? आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, गलत करो बेशक, आई डोंट माइंड, लेकिन पेन उठा के पेपर के ऊपर सॉल्व जरूर करो, सॉल्व जरूर करो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखो वर्किंग कैपिटल बेहतर करके
क्या ये 87 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे की जा सकती है, नहीं की जा सकती? सारे लोग लिखेंगे चैट पे, भाई सॉल्व करोगे या नहीं करोगे? 10 मिनट दे रहा हूं, एवरीवन सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे? ठीक हो गया जी, गिविंग यू टाइम। एक दफा सिर्फ इनके डेज कैलकुलेट करें, डेज कैलकुलेट करके देखें आपको नजर आ रहा है कि बेहतर करके फंडिंग मिल सकती है। ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल देखना, 3 तरीके तुम्हें नजर आ रहे हैं। इन्वेंट्री ऑन हैंड को रिड्यूस करो, रिसीवेबल डेज को रिड्यूस करो, पेएबल डेज को बढ़ा दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे पास वो फंड बच जाता है जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रेगुलर कामों के लिए।
चलें जी, तीनों डेज को कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं। रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड पेबल डेज। सही है, इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। सर अगर यहाँ मुझे रिसीवेबल डेज निकालने होंगे तो मैं रिसीवेबल डेज किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? एक चीज साफ है, मुझे इंडस्ट्री की एवरेज दी हुई है। इंडस्ट्री एवरेज कितनी दी हुई है यहाँ पे सर? 50 डेज की। नॉर्मली डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो एवरेज है वो 50 डेज की है, और इन्वेंट्री ऑन हैंड की जो एवरेज है वो 65 डेज की है। होल्डिंग 65 डेज ऑफ इन्वेंट्री। सही है, अगर हम सिर्फ इंडस्ट्री के ही टारगेट को मीट कर लें तो क्या हमें कुछ एडिशनल फंड मिल रहा है? आइए जरा चेक करते हैं। सर आपके पास रिसीवेबल कितना है? सर माई रिसीवेबल इज 62। ठीक है, माई रिसीवेबल इज 62। इसको डिवाइड कर दो आप रेवेन्यू से, दैट इज योर 320। मल्टीप्लाई कर दो 365 से, मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो आपके रिसीवेबल डेज कितने आ जाते हैं? 62 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड बाय 365। तकरीबन 71 डेज के बाद आपके कस्टमर्स आपको पे कर रहे हैं, 71 डेज के बाद। वेयर इज द इंडस्ट्री एवरेज इज 50। आए इन्वेंट्री ऑन हैंड देख लेते हैं। सर इन्वेंट्री ऑन हैंड के लिए हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री का नंबर पिकअप किया, ठीक है, डिवाइड बाय, फॉर द टाइम बीइंग आप इन्वेंट्री के लिए इसको कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड कर सकते हैं, विच इज 275 मल्टीप्लाइड बाय 365 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिक्सटी टू डिवाइड बाय 275 इंटू 365, 83 डेज जो इन्वेंट्री के डेज हैं। 83 डेज तक आप अपनी इन्वेंट्री को हैंड जो होल्ड कर रहे हैं। सही, जबकि मार्केट में 65 डेज में इन्वेंट्री निकल जाती है। आए पेएबल की सिचुएशन देखते हैं। सर पेएबल की सिचुएशन में मेरे पास ट्रेड एंड अदर पेएबल्स की लायबिलिटी कितनी है? 25 है। 25 के साथ साथ मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पिकअप करता हूँ, वो कितनी है? 275 मल्टीप्लाइड बाय 365। 25 डिवाइड बाय 275 इंटू 365। सर 25 डिवाइड बाय 275 मल्टीप्लाइड बाय 365। सर आपका तीनों मामलों में जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। इंडस्ट्री 50 दिन में पेमेंट करती है, आप सखी दादा 33 दिन में पेमेंट करते हैं। इंडस्ट्री 65 डेज इन्वेंट्री होल्ड करती है, आपकी इन्वेंट्री भी स्लो है, आप उसको 82 दिन तक होल्ड करते हैं। रिसीवेबल डेज बहुत ही ज्यादा, मतलब आपके कस्टमर बहुत टाइम ले रहे हैं। एवरेज कितना है? 50 डेज है। ठीक है, इफ द कंपनी अचीव्स industry averages, how much additional finance can be obtained? अगर कंपनी इंडस्ट्री एवरेज अटेन कर लेती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? रिसीवेबल बैलेंस if 50 days are achieved। अगर रिसीवेबल के लिए आप 50 डेज अचीव कर लेते हो तो रिसीवेबल का बैलेंस कितना होगा? थोड़ा सा समझना है इस चीज को। देखो यहाँ पे हम किस तरह निकालते हैं, 71 इज इक्वल्स टू 62 डिवाइड बाय 320 मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 50 कर रहा हूं, 50 कर रहा हूं और रिसीवेबल को रख रहा हूं x, रिसीवेबल को रख रहा हूं x डिवाइड बाय 320 इंटू 365। 320 वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 365 डिवाइड हो जाएगा, x आ जाएगा, यानी x हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय 320 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 365। यही चीज हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है। अगर 50 डेज का एवरेज अचीव हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? 50 मल्टीप्लाई बाय 320 डिवाइडेड बाय 365। सर अगर ये एवरेज अचीव हो जाता है तो हम 44 मिलियन के रिसीवेबल पे आ जाएंगे। 44 मिलियन के रिसीवेबल नाउ। अभी कितने रिसीवेबल के ऊपर खड़े हैं सर? 62 मिलियन पे। ठीक है, 62 मिलियन पे, यानी हम एडिशनल कैश कितना जनरेट कर सकते हैं? एडिशनल कैश दैट कैन बी जनरेटेड, सिंपल डिफरेंस निकाल लो, 62 माइनस 44। सर 18 मिलियन का कैश आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत आराम से। 18 मिलियन का कैश आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसको यहाँ ले आए जी। क्या ये कैलकुलेशन समझ आई एवरीवन?
एक बार सारे लोग यस लिखेंगे यार, ताकि अंदाजा हो तुम लोग एक्टिवली जो है वो कॉपी भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। ये कैलकुलेशन समझ आई? एवरीवन गेट्स इट? बस ऐसे ही कैलकुलेट करके देखना है कि इंडस्ट्री एवरेज पर अगर आ जाए, ठीक है। अब यही चीज उसमें देख लो, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री बैलेंस इफ 65 डेज आर अचीव्ड, अगर 65 हो जाता है तब इन्वेंट्री के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर इन्वेंट्री में अभी कितने हैं? 82 डेज है। हम किसको ले, हम इसको कितने पे ले जा सकते हैं? 65 पे। सर सिंपल गेम करेंगे हम यहाँ पे, 65 मल्टीप्लाइड बाय 275 डिवाइडेड बाय 365। यही चीज हमने यहाँ पे फ्लिप कर दी। 49 मिलियन की इन्वेंट्री कैरी कर सकते हैं सर आप, और अभी आप इन्वेंट्री कितनी कैरी कर रहे हैं? इन्वेंट्री ना हो सर, अभी आप इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं 62 मिलियन की। 13 मिलियन के एडिशनल फंड आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13 मिलियन का एडिशनल फंड आपको यहाँ से मिल जाएगा। इतनी इन्वेंट्री आपको कैरी करनी ही नहीं पड़ेगी जब आप इन्वेंट्री तेजी से बेच रहे होंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगाने हैं, आपको ईओक्यू देखना है, आपको अपनी बाइंग लेवल्स देखने हैं, अपने इन्वेंट्री लेवल्स देखने हैं, आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री के डेज कितने होने चाहिए थे? 65। तो एक्स डिवाइडेड बाय 275 multiplied by 365, यानी x is equals to 65 multiplied by 275 divided by 365, ठीक है। और पेएबल डेज, पेएबल बैलेंस इफ 50 डेज आर अचीव्ड, अगर 15 दिन आप पेएबल के अचीव कर लें तो फिर क्या होगा? सर बहुत आसान, 50 दिन, सॉरी 50 दिन अगर अचीव कर ले तो क्या होगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 275 डिवाइडेड बाय 365, सेम फंडा बिल्कुल। अभी आपका पेएबल का बैलेंस कितना है? पेएबल बैलेंस नाउ, अभी आपका पेएबल का बैलेंस कितना है? सर अभी जो पेएबल का बैलेंस है हमारा, दैट इज 25। 13 मिलियन का एडिशनल फंड आपको यहां से मिल जाएगा। 13 मिलियन का एडिशनल फंड आपको यहां से मिल जाएगा। क्यों? आप अपनी लाइबिलिटीज को डिले करोगे। जब लाइबिलिटीज को डिले करोगे तो उस कैश को इस्तेमाल करोगे। बस एक दफा डिले करना है, वो कैश आपने यूज कर लिया, अब वो साइकिल चल पड़ेगा, क्योंकि आप हर इन्वेंट्री की साइकिल में आप 50 दिन में पेएबल की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो अचीव करना था वो 50 करना था। 50 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाइड बाय 365, ठीक है। और हम यहाँ पे x हो जाएगा, दैट इज बेसिकली 50 मल्टीप्लाइड बाय 275 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। ये ओवरऑल लेवल पे तीनों आपके सामने कैलकुलेट हो गए। तो आप टोटल कैश कितना यहाँ से जनरेट कर सकते हैं? टोटल कैश दैट कैन बी जनरेटेड, सर टोटल कैश आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं 18, 13 एंड 13, 44, 44 मिलियन, ठीक है। 44 मिलियन आपको टोटल कैश यहाँ से मिल जाएगा। रिमेनिंग रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 87 मिलियन की रिक्वायरमेंट थी सर। 87 माइनस 44, ठीक है। 87 माइनस 44, 43 मिलियन मजीद रह गया। दिस शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू डेट, ठीक है। इसको आप डेट से फाइनेंस कर सकते हैं। इसमें भी इंडस्ट्री एवरेज कैलकुलेट करो। इंडस्ट्री एवरेज डेट की आपको कितनी दी हुई है? सर ये बताया हुआ है कि एवरेज गियरिंग है 40%। एवरेज गियरिंग जो है वो आपकी 40% है, ठीक है। कंपनीज गियरिंग नाउ, कंपनी की अभी गियरिंग कितनी है? सर बड़ा सिंपल है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल लो। डेट टू इक्विटी रेशियो नाउ कितना है जी? इक्विटी है 343 की, लॉन्ग टर्म बोरिंग है 55, 55 डिवाइडेड बाय 343, सिंपल सर, कुछ भी नहीं किया। 55 डिवाइड बाय 343, गियरिंग निकालिए 343। ये आपकी गियरिंग कितनी है? इंतहाई कम है, इंडस्ट्री से इंतहाई कम है। इंडस्ट्री 40% पे चल रही है डेट टू इक्विटी रेशियो में, ये गियरिंग में 40% पे चल रही है, आप 16% पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर कंपनी ये 43 मिलियन का डेट ले लेती है तो ये हो जाएगा देन, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, छोटा ब्रैकेट 55 प्लस कितना है जी? 43, ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज। अब आप 55 प्लस 43 कर लें, डिवाइडेड बाय इसी इक्विटी को पिक कर लो 343। ये आपका एवरेज गेयरिंग होगा 29%। जब आपका एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो होगा 29%। चलो आखिरकार ये सवाल किसी ने पूछ ही लिया, सर ये डेट टू इक्विटी रेशियो और गेयरिंग रेशियो में क्या फर्क होता है? भाई बहुत सारी किताबें इनको इंटरचेंजेबली यूज करती हैं, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये है कि आप न्यूमिनेटर में डेट रखते हैं और डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी रखते हैं। ठीक है, ये आपकी टोटल फाइनेंसिंग नजर आ रही होती है कि इक्विटी के कंपैरिजन में आपने कितना डेट लिया हुआ है। लेकिन गेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप डिनोमिनेटर में दोनों रखते हैं, इक्विटी प्लस डेट, कि टोटल जो टोटल आपकी फाइनेंसिंग हुई हुई है उसका कितना परसेंट डेट से हुआ है, कितना परसेंट इक्विटी से हुआ है। समझ आया? डेट टू इक्विटी के रेशियो मतलब है, ये डेट टू इक्विटी रेशियो है 55 अपॉन 343। अगर 55 अपॉन 55 प्लस 343 होता तो ये गेयरिंग रेशियो बन जाता। दोनों कंपेयर कर सकते हो, बस कंपैरिजन में दोनों जगह एक ही फॉर्मूला रखना, नाउ और देन दोनों में एक ही फॉर्मूला रखना। ये नहीं करना कि तुमने नाउ के वक्त गेयरिंग कैलकुलेट कर ली और देन के वक्त तुमने जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लिया। आप वैसे कर लें, डिसीजन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, वैसे कैलकुलेट कर लो फातिमा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएं, इसको इस तरह से कर लें, डिसीजन बहरहाल आपका सेम रहेगा 55 एंड ये ब्रैकेट क्लोज। सही, सो 55 डिवाइडेड बाय 343 प्लस 55। सही, 14% की गेयरिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, 14% की गेयरिंग पे जा रहे हैं। कंक्लूजन सेम रहेगा, नंबर्स का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इसको आप कर दें गेयरिंग। मैं अमूमन डेट टू इक्विटी रेशियो यूज करता हूँ चीजों को कैलकुलेट करते हुए, और यहाँ पे 55 प्लस 43। ठीक है, डिनोमिनेटर में 343 प्लस 55 प्लस 43। ठीक है, अब अगर इस तरह से कर लें 343 प्लस 55 प्लस 43, तो अब आपका बनता है 22%। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेजेस 40%, still the company is far behind and less geared, बहुत कम gearing है। ठीक है, the owner will not have to dilute their equity। अब देखो ये जो तुम्हारा बीएफडी के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन होता था, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पोर्शन में आप जो है वो एक लंबा चौड़ा वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन करते थे और समझने की कोशिश करते थे। ऐसी कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन एमएसए 2 में नहीं आने वाली, लेकिन वो एटलीस्ट ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे कि तुम्हें इसके बेसिक टूल्स के बारे में आइडिया हो, तुम्हें पता हो कि हाँ यार किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसको बेटर किस तरह किया जाता है, इससे एडिशनल फंड्स कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखी कि किस तरह से जनरेट किया जा रहा है। लेकिन इनको करने के साथ साथ आप एक अदर फैक्टर वाली चीज भी इनको बताएंगे, अदर फैक्टर्स जिसका कंपनी को यहाँ पे ख्याल रखना है, जिसका कंपनी को यहाँ पे ख्याल रखना है। रिसीवेबल के डेज जब तुम वो करोगे, कस्टमर रिलेशनशिप्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। ये मत करना कि रिसीवेबल डेज में तुमने अपने कस्टमर्स को इतना ऑफेंड कर दिया, वो तुम्हें प्रीमियम पे कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, इतना ऑफेंड मत कर देना कि ओवरऑल लेवल पे तुम्हारे लिए कोई मसला हो जाए। यहाँ अगर तुम इन्वेंट्री डेज को वो कर रहे हो, टेक्नोलॉजी शुड बी लेवरेज, टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पे लेवरेज करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें। ठीक है, इन्वेंट्री के किसी किस्म के स्टॉक आउट्स और ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपने कम इन्वेंट्री रखी और आपका स्टॉक आउट हो गया, शुड नॉट हैपन। स्टॉक आउट्स नहीं होने चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, ईओक्यू वगैरह के मॉडल्स जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए, ईओक्यू लाइक मॉडल्स शुड बी यूज्ड। ठीक है, स्टॉक आउट वगैरह की कॉस्ट ना, होल्डिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ सकती है अगर आप टाइम पे स्टॉक नहीं दे पाए अपने कस्टमर को। ठीक है, और यहाँ पे अपने पेबल डेज को अगर वो कर दिया, तो पेबल डेज की तो कोई खास ऐसी बात नहीं की थी, मल्टीनेशनल सप्लायर्स हैं उनसे बात की जा सकती है कि भाई इंडस्ट्री में जब ये एवरेज चल रहा है तो आप हमसे क्यों जल्दी पैसे मांग रहे हैं, हम आपको इंडस्ट्री के हिसाब से देंगे,
लेकिन निगोशिएशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सप्लायर रिलेशंस अच्छे हों, सप्लायर रिलेशंस शुड बी टेकन केयर ऑफ, प्रॉपर निगोशिएशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। जिसको कहते हैं ना डिलाइटफुल, क्या सामने वाले को बुरा भी नहीं लग रहा, आपने अपनी बात भी कम्युनिकेट कर दी, ये वाली चीज बेसिक। सप्लायर्स के केस में आपने इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी गेयरिंग के अंदर तो ऐसे कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, इंडस्ट्री की एवरेज से अभी भी आप बहुत ही ज्यादा पीछे चल रहे हैं, और ओवरऑल लेवल पे कोई इसके अंदर ऐसे जो है वो मसला नहीं है। तो बहरहाल इंडस्ट्री की एवरेज अपनी जगह पर ठीक है, और आपकी जो गेयरिंग की जो परसेंटेज है वो भी अपनी जगह पे ठीक है। तो वो ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपने ये चंद एक अदर फैक्टर्स इस तरह के जो पॉइंट्स हैं इनको हाईलाइट जरूर करना है। सो रिमेनिंग पोर्शन डेट से फाइनेंस हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, इनको अपनी ओनर को इक्विटी डाइल्यूट भी नहीं करनी पड़ेगी, और अच्छा खासा अमाउंट इनको ऑलरेडी 44 मिलियन वर्किंग कैपिटल से मिल भी जाएगा। और इसके अलावा अदर फैक्टर्स के अंदर आप इस तरह की यहाँ पे चीजें मेंशन भी कर देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है सबको? एवरीवन गेट्स इट? एवरीवन? शैनी जी, एक्सेलेंट। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। हमने अदर फैक्टर्स की भी बात कर ली, हमने ये वाली सारी बात भी कर ली, और कैश वगैरह किस तरह जनरेट हो रहा है इसको भी जो हमने देख लिया। तो ये बिजनेस को देखने का एक एंगल है। व्हेन आई वाज इन यूनिलीवर पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ पे चीज नोट की थी कि वो बिल्कुल अपने नेगेटिव ऑपरेटिंग साइकिल पे चलते थे। नेगेटिव से मतलब ये कि सप्लायर्स को पैसे बाद में जाते थे, और चूंकि उनका कैश पे काम होता था सारा का सारा, तो वो इम्तियाज और मेट्रो और इस तरह के जो उनके कस्टमर्स हैं उनको जब सप्लाई करते थे तो बहुत कम क्रेडिट पीरियड होता था, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत तेजी से निकल जाती है वहाँ पे। और मतलब इम्तियाज है, चेजअप है, ये जो आपका पहले आगाज का स्टोर था क्लिफ्टन पे, अगर तुम लोगों को पता हो। इसके अलावा मेट्रो हो गया, कारफोर हो गया, उससे पहले हाइपर स्टार था। ये स्टोर्स दुनिया में इतने कामयाब इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये इन्वेंट्री बहुत जल्दी बेच देते हैं। लोग आते हैं, बहुत सारा सामान रखा होता है, जरूरत का भी उठाते हैं, गैर जरूरी भी उठाते हैं, ठीक है ना। और संडे को अगर कभी इस तरह के मॉल इस तरह के सेंटर्स खुले हों तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं। लोगों को जाना पड़ता है, वो जरूरत की चीज ली, गैर जरूरी चीज ली, इन्वेंट्री तेजी से बिक जाती है। अब जब ये इन्वेंट्री तेजी से बिकती है, इन्वेंट्री जब ये तेजी से बिकती है तो कैश जल्दी रिकवर होता है। और जितनी बार ये कैश रिकवर होता है, तुम लोग की नॉलेज के लिए चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो अप्लाई कर सकोगे। जितनी बार ये कैश रिकवर होता है उतनी दफा साल में इन्वेंट्री बिकती है। यानी मान लो मेरी 50,000 रुपए की इन्वेंट्री बनाने की सकत है, अगर मेरा आगे जो कस्टमर है लेट्स से, या मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको मैंने ये इन्वेंट्री दी है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे जल्दी इन्वेंट्री बेच के दे देगा तो मैं साल में मल्टीपल साइकिल्स कर पाऊंगा। और वो अगर ये 50,000 की इन्वेंट्री बेचने में एक साल लगा देगा और पैसे एक ही बार देगा, तो मैं साल में एक बार बेच पाऊंगा। जितनी दफा मैं इन्वेंट्री का साइकिल घुमाऊंगा उतनी दफा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो वो इन्वेंट्री साइकिल की वजह से इन स्टोर्स को इतना डिस्काउंट मिलता है जितनी प्राइस पर आम जनरल स्टोर वाला आदमी रख ही नहीं सकता। रिटेल स्टोर पे जब ये चीजें पड़ी होती हैं तो वहां पे देर से बिकती हैं, देर से बिकती हैं, कैश देर से रिकवर होता है, उनको डिस्काउंट नहीं मिलता। और इनके पास कैश जल्दी रिकवर होता है, ये जल्दी पेमेंट करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो इनको अच्छा खासा डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो दैट इज बेसिकली एन इको सिस्टम जिसमें कस्टमर खुश हो रहा है कि उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी जरूरत की चीजें मिल रही हैं, जिसमें सप्लायर खुश हो रहा है, एज लाइक सॉरी मैन्युफैक्चरर खुश हो रहा है जिसको पैसे जल्दी मिल रहे हैं, जिसको सेल्स जल्दी मिल रही है, जिसकी इन्वेंट्री ज्यादा दफा घूम रही है। इन्वेंट्री की साइकिल्स बहुत दफा है, बहुत दफा इन्वेंट्री घूमती है, टर्नओवर बहुत ज्यादा है इन्वेंट्री का। एंड एट द सेम टाइम आपके डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा है कि भाई उसके पास पब्लिक आ रही है क्योंकि वो डिस्काउंट ऑफर कर पा रहा है। तो पब्लिक को डिस्काउंट मिल रहा है, अवेलेबिलिटी मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो वो बहुत ज्यादा सामान मिल रहा है, और मैन्युफैक्चरर को जल्दी पैसे मिल रहा है। ये एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम ने छोटी दुकानों और छोटी दुकानों के रिटेल नेटवर्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। मतलब मैं कोई मुबालगा या एग्जैजरेशन नहीं कर रहा इसके अंदर। रिटेल नेटवर्क को डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने तबाह बर्बाद कर दिया। तुम लोगों को अगर कोई 100-150 रुपए की 200-200 रुपए की चीज चाहिए होती है तो तुम लोग शायद इस तरह की शॉप पे जाते हो। लेकिन अगर पूरे महीने की शॉपिंग करनी होती है, पूरे महीने का कोई सामान चाहिए होता है, तो आप कभी भी इस तरह की शॉप्स पे नहीं जाते, या 15 दिन की इस शॉप पे नहीं जाते, आप बहरहाल इसी तरह के स्टोर्स पे जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। और मेरा तो खैर अलमिया ये है कि घर के बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही इम्तियाज है, तो जो भी चीज आती है इम्तियाज से ही आती है। चलें जी, हो गया जी, क्लियर होता है।
तो ये वर्किंग कैपिटल के हवाले से जो लर्निंग्स हैं वो अपने पास बुलेट्स बना के रखो। एग्जाम में अगर कभी वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये चीज जहन में होनी चाहिए। रिसीवेबल डेज तब कम हो पाएंगे जब आप अपने कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर सर्विस और बेहतर से बेहतर प्राइस दे पाएंगे, वो जल्दी आपको पैसे देंगे। सप्लायर की पेमेंट आप डिले तब कर पाएंगे जब आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी, आप ज्यादा से ज्यादा उसको माल बेच के दे रहे होंगे। और लेट्स से आपकी सिचुएशन तब बेहतर होगी जब आप इस वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली सफिशिएंट मैनर में, प्रोफिशिएंट मैनर में मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट ए जो है वो मुकम्मल होता है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बुलेट्स बना दिए, तुम लोग ऑब्वियसली पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। और ऑनेस्टली मुझे बताओ, मैं 2 मिनट की खामोशी होगी तो मैं समझ जाऊंगा क्या जवाब है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई एक आध सवाल बैठ के कर लिया है सॉल्व, या एग्जाम मतलब एग्जाम एनवायरनमेंट की तरह घर पे बैठ के लिखना शुरू कर दिया है। एक वो सवाल उठाते हैं, खुद को 1.5 घंटे का टाइम देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, लिख के फिर सोल्यूशन से मैच करते हैं, एग्जामिनर कमेंट से मैच करते हैं, मार्किंग प्लान से मैच करते हैं, और फिर देखते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके अंदर। कोई है एक ऐसा मोमिन मुजाहिद? नहीं सर, एक भी नहीं है। चलें, ठीक हो गया। लेट्स वेट फॉर नवंबर देन। मियाँ गोइंग फॉरवर्ड सब बोलते हैं गोइंग फॉरवर्ड, फिर दिसंबर के अटेम्प्ट में ना ये गोइंग फॉरवर्ड 15 दिन, 15 नवंबर को आता है, और फिर 17 नवंबर को स्टूडेंट बस सर को मैसेज करता है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा बता देंगे ये MSc2 आसान कैसे हो सकता है। खसमनु खाने, जिस वक्त क्लास हो रही थी उस वक्त बोल रहे थे, तब नहीं किया, आसान कैसे हो सकता है। फिर खुदा ना खास्ता 27 नवंबर को आता है, सर मैं सिर्फ बुक पढ़ के चला जाऊँ एक बार, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा लिख के मैं क्या लिख रहा हूँ। चलें, कोई मसला नहीं है। Discuss key additional risks that the business will face if expansion goes ahead and suggest mitigating strategies. अगर ये एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो इन्हें क्या रिस्क फेस करना होगा और उसको जो है वो मिटिगेट किस तरीके से किया जा सकता है। खैर, ये एक्सपेंशन की तरफ जा किस चीज में रहे थे वो दोबारा से पढ़ लो। एक्सपेंशन ये कर रहे थे बेसिकली, हाँ, ये बेसिकली आपके पास एक प्रोडक्ट था ग्राउंड ऑफ के नाम से, व्हाट इज इन लार्ज अमेरिकन कंट्री, इसको एक्सटेंड करने की बात कर रहे थे, एक्सपेंड करने की बात कर रहे थे। और कंपनी को उसके जो है वो एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए थे, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी मिला था, बाकी 5 साल का जो है वो बाद में मिला था। तो अगर वो इस तरह की एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं और इस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जिसके साथ ये कैंसर वैंसर के मसाइल बताए जा रहे हैं और कंपनी डिनाई कर रही है, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। पेन उठाओ जवानों, थोड़ा सा सोचो, क्या लगता है तुम्हें कौन कौन से रिस्क फेस किए जाएंगे, और लिखो। 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। एवरीवन।
चलिए जी, मैं साथ साथ इसके पॉइंट्स लिख रहा हूँ। अगर आपका कोई पॉइंट मैच करता है या आपको समझ में आती है, मतलब कोई सवाल वाल है तो आप पूछिएगा। पार्ट बी के अंदर उन्होंने कहा कि अगर हम इस एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं और ये जो नया प्रोडक्ट है ग्राउंड ऑफ, इस प्रोडक्ट को हम ओवरऑल लेवल पे टेकअप करते हैं तो क्या क्या रिस्क आएंगे। देखें, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि यार द गुडविल ऑफ द बिजनेस माइट बी एट स्टेक। सही है, द गुडविल ऑफ द बिजनेस माइट बी एट स्टेक। क्यों गुडविल क्यों स्टेक पर होगी सर? जिस प्रोडक्ट में आप जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ हेल्थ कंसर्न्स मौजूद हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। आज बेशक उसकी वजह से आपकी सेल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले वक्तों में इसकी वजह से आपकी सेल्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। द गुडविल ऑफ द बिजनेस माइट बी एट स्टेक सिंस देयर आर हेल्थ कंसर्न्स विद द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राउंड ऑफ की, इस ग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट के साथ कंसर्न्स मौजूद हैं। बेशक ये एक पॉपुलर ब्रांड है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने इसके इस चीज के ऊपर सवाल उठाया है। आज बेशक इसकी सेल्स में कोई मसला नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है पोटेंशियली कस्टमर्स को जब ये बात पता चले तो वो इस प्रोडक्ट को ना लें और इसके बारे में एक स्टोरी शुरू हो जाए कि भाई इसके अंदर इस तरह का रिस्क मौजूद है, इस प्रोडक्ट से ये हो जाता है, इस प्रोडक्ट से ये हो जाता है। मतलब जब ऐसे सिचुएशंस होती हैं और जब लोग चीज मशहूर हो जाती है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। कोविड में मशहूर हो गया था, कोविड के शुरू के दिनों में कि जो ठंडी आइसक्रीम वगैरह खाए उसको कोविड जल्दी हो जाता है। यकीन करो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनीज को, आइसक्रीम फैक्ट्रीज कुछ टाइम के लिए शट डाउन करनी पड़ गई थी कि कोई भी खाने के लिए रेडी नहीं था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पैंडेमिक है, लेकिन अगेन इट्स कमिंग अप विद रिस्क व्हिच इज ओवरऑल लेवल पे जाइगेंटिक रिस्क, और वो मतलब इतना ज्यादा लोग उसको एड्रेस करना शुरू कर देंगे अगर ये बात फैल जाती है तो डिमांड बेशक हाई है, लेकिन कोई ना कोई क्लेम, कोई ना कोई स्टडी इसके साथ ऐसी मौजूद है जो आगे जाके इस चीज को खतरे में डाल सकती है और सेल्स आपकी इफेक्ट हो सकती है। कैंसर मतलब एक छोटी चीज नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई बीजी जो है वो एक एक साइट पे ऑपरेट कर रही है लाहौर में। अब ये एक्सपेंड करना चाहती है क्योंकि उसको नया प्रोजेक्ट मिल गया और इसके लिए इसे नए वेयर हाउसेज ओपन करने हैं, बेटर कवरेज फॉर डिलीवरीज अक्रॉस द कंट्री। शी विल नीड टू रेज 87 मिलियन टू कैरी आउट दिस एक्सपेंशन। जब आपकी एक्सपेंशन होती है ना, when expansion is in place, fixed cost increase, decline in sales might get the company in losses. पोटेंशियल खतरा एक्सपेंशन में सबसे बड़ा यही होता है कि मैं एक्सपेंड करके बैठ जाऊं, एक्सपेंशन कर लूं और सामने जो वो इतनी डिमांड ही ना आए, इतने ज्यादा जो है वो ओवरऑल लेवल प्रोडक्ट की सेल्स नजर ही ना आए। अब जब इतनी डिमांड ही नहीं आ रही, इतनी सेल्स नहीं आ रही, डिक्लाइन नजर आ रहा है इसके अंदर ओवरऑल लेवल पे, तो फिर मसला हो सकता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट ब्लीड करना शुरू कर देगी, आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत हद तक ब्लीड करना शुरू कर देगी। प्लस तीसरा रिस्क यहाँ पे ये है कि यार जब आप इतने सारे वेयर हाउसेज और सब कुछ ओपन अप करेंगे तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट of all these warehouses might not be easy, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल ओनर कंट्रोल्ड कंपनी है ये। मैनेजमेंट इतनी कॉम्पिटेंट हो सकता है ना हो, आज तक मैनेजमेंट को सिर्फ एक जगह से ऑपरेट करने की आदत है, लाहौर से, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट यूज्ड टू ऑपरेटिंग मल्टीपल लोकेशंस, hence it will be a new experience for them। और एक बुरी टीम आपके अच्छे खासे प्लान को, अच्छे खासे प्रोडक्ट को तबाह बर्बाद कर सकती है, बहुत ज्यादा आप मसले में आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट भाई आपकी इस चीज के लिए यूज टू नहीं है कि आप मल्टीपल लोकेशंस में इनके साथ डील करें। फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज बढ़ जाएगी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इतना आसान नहीं रहेगा, आपकी मैनेजमेंट इस तरह से वेल ट्रेंड नहीं है, शुरू में कुछ गलतियां होंगी, बिजनेस का जो प्रोडक्ट का अपना एक मसला है जिसकी वजह से आपकी गुडविल स्टेक पे रहेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद since the company is taking debt for the expansion, it will have to comply with debt covenants as well। जब कंपनी डेट मतलब डेट ले रही है सारी चीजों के लिए तो फिर डेट कोवेनेंट्स भी आएंगे, डेट की कंडीशंस भी आएंगी, और उन डेट की कंडीशंस को इस एक्सपेंशन के साथ साथ हर चीज को मिला के आपको कंप्लाई करना होगा। एक तरफ आपके ऊपर वर्किंग कैपिटल का प्रेशर, फिर बैंक से लोन लेने का प्रेशर, फिर लोन की कोवेनेंट्स जो उसकी कंडीशंस होती है उसको कंप्लाई करने का प्रेशर,
फिर नए नए वेयर हाउसेस को लेने का प्रेशर, आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, और इस प्रोडक्ट के साथ गुडविल का भी एक इशू हो सकता है। तो ये सब चीजों को मैनेजमेंट कंसिडर करके चले। हम ये नहीं करें कि वो एक्सपेंड ना करे, वो एक्सपेंड करे, एक्सपेंड बिल्कुल करे, लेकिन ओवरऑल लेवल पे कंपनी को थोड़ा सा इस चीज का समझना चाहिए कि हाँ यार, ये सारे रिस्क अपनी जगह पर मौजूद हैं, और उन रिस्क को अपनी जगह पे देखने की, मतलब एक सूटेबल सिचुएशन या इस तरह से कोई सिचुएशन हो तो वो जो है वो केटर की जाए। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज भी बतानी है और मिटिगेशन भी बतानी है। तो मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी सबसे पहला क्या होगा, कंपनी शुड नॉट ओवर रिलाई ऑन द सेल्स ऑफ, क्या नाम था इसका, ग्राउंड ऑफ, strengthen अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। कंपनी ये ना करे कि यार सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर ही रिलाई कर रही है, वो अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को भी स्ट्रेंथन करे। जितना स्ट्रेंथन करेगी वो ओवरऑल लेवल पे उतना बेहतर होगा, ठीक है ना। सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई करने की नहीं है जरूरत। फिर आप अगर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंशन इज इन प्लेस, कंसिडर टेकिंग वेयर हाउसेस ऑन रेंट rather than making your capital stick to the property। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को फंसाए नहीं, थोड़ा सा मतलब रेंटल के ऊपर कंसिडर करें चीजों को, जगहों को, और रेंटल के ऊपर जो है वो लेके फायदा ये होगा कि कल को अगर वो चीज नहीं चलती है तो आप उसको फौरी तौर पे शट डाउन कर सकते हैं, फौरी तौर पे शट डाउन कर सकते हैं, सही है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का मसला होगा तो यू कैन ब्रिंग इन, कंपनी कैन एडिशनल CEO COO who has an experience of handling multiple locations businesses, जिनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस हो कि उन्होंने हेवी स्टाफ को जो है वो हेवी स्टाफ को मॉनिटर किया, इस तरह की कंपनी में काम किया, उनको लाने की कोशिश की जाए। और मैनेजमेंट का यहाँ पे हल है एक बहुत अच्छा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, इन्हें जितना आप ट्रेनिंग देंगे बेहतर से बेहतर, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड लास्ट जो डेट कॉन्फिडेंस वाली बात है, डेट कॉन्फिडेंस के अंदर ये होता है वेरी इफेक्टिव निगोशिएशंस विद द बैंक। बैंक की हर बात माननी नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल गिरे पड़े नहीं है, या आपको बिल्कुल ही बिल्कुल लोन मतलब चाहिए ही चाहिए, 22% की गेयरिंग है, इतनी ज्यादा कोई वो नहीं है। विद द बैंक प्लस डिपार्टमेंट फॉर लुकिंग आफ्टर कोवेनेंस कंप्लायंस। कोवेनेंस की कंप्लायंस के लिए आपके पास डिपार्टमेंट हो, बैंक के साथ आपकी निगोशिएशन बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, एंड रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड in the start, use cash flows to pay off loans regularly। ये एक्सपेंशन से जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप बेहतर है शुरू में एक अच्छा पोर्शन बैंक का जो है वो वेव ऑफ कर दें, ताकि बैंक के कोवेनेंट्स वगैरह का मसला ना हो। बाद में फिर आप इंशाल्लाह ताला अपना डिविडेंड जो है वो बिजनेस से निकाल लीजिएगा। सो बहरहाल 10 नंबर के लिए ये 4-5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए, और आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। साथ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मार्केटिंग की टीम बनाई जा सकती है जो ग्राउंड ऑफ के लिए, ये बल्कि रिसर्च टीम भी बनाई जा सकती है कि जो क्लेम्स नेम्स आ रहे हैं वो क्या सच है, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। रिसर्च टीम्स, मार्केटिंग टीम्स दोनों बनाई जा सकती हैं। पब्लिक रिलेशंस के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, ये दोनों बनाई जा सकती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को अच्छे से हैंडल कर सके। चले, ठीक होगी जी, एक्सीलेंट पॉइंट्स आज। ऑलराइट, समझ में आया भाई सवाल? इज इट गोइंग गुड? चीजें समझ आ रही हैं?
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर, 0.5 रिपीट कर दें। भाई 0.5 का मतलब ये है, जब आप लोन लेते हो ना बैंक से, जब आप डेट लेते हो, तो बैंक डेट ऐसे ही नहीं देता आपको, वो साथ में कुछ कंडीशंस लगा के देता है कि आप इन्वेंट्री लेवल इतना मेंटेन करोगे, आप ये फलाना चीज ऐसे करोगे, फलाना चीज ऐसे करोगे, आपके एसेट्स के ऊपर और दूसरी इस तरह की चीजों के ऊपर चार्ज होता है। बैंक लोन देते वक्त ये पूछता है कि आपको इस लोन का करना है क्या, आप बोलते हो हम मशीन लेंगे, तो उसी मशीन को वो मोर्टगेज मतलब एज लाइक चार्ज उसके ऊपर डेवलप कर लेता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास प्लेज कर लेता है, यानी लीगल टाइटल अपने पास रख लेता है। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि वो उसको उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करके डॉक्यूमेंट्स में लिखवा देता है कि ये कंडीशन आपने मीट नहीं की और लोन टाइम पे नहीं दिया तो हम आपकी मशीन बेच देंगे। इसको डेट कोवेनेंट्स कहते हैं। तो एक अच्छी निगोसिएशन कम से कम कोवेनेंट्स पे आपको अग्री करवाती है। एट द सेम टाइम आप एक डिपार्टमेंट रखो जो उसका ब्रीच होने से रोके, और फिर डिविडेंड ना दो, ज्यादा से ज्यादा पहले लोन्स को पे ऑफ करो जब आपको प्रॉफिट्स आए, और फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली जब आपके अच्छे खासे लोन्स वेव ऑफ हो जाए, पेमेंट हो जाए, उसके बाद फिर आप डिविडेंड्स पे जाए। कैश रिच रखो कंपनी को, कल को कोई मसला हो तो आप लोन दे सको। फिर एक दफा डिविडेंड दे देते हो, फिर ओनर से पैसा मांगने जाओगे तो वो राइट इशू और सब्सक्रिप्शन और रेजोल्यूशन और 10 किस्म की पंचायतें होती हैं। समझ आया भाई पॉइंट एवरीवन? हाँ, इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो बिल्कुल। इंटरेस्ट कवर बेसिकली ये होता है कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है और आपके पास उसको पे करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, चले जी, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमारा ये वाला सवाल जो है मुकम्मल हो जाता है। समर 19 का ही एक और क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है, हैंड आउट ग्रुप पे जो है वो भेजा था। भाई हम उसकी तरफ आते हैं। तब तक किसी को पानी वानी पीना है तो वो पी सकते हैं। इस सवाल का नाम है लग्जरी कार्स। ठीक है, बेटर गार्डन के बाद लग्जरी कार्स। इसी समर 19 का ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हमने जो अभी किया था बेटर गार्डन्स वो क्वेश्चन नंबर 2 था, लग्जरी कार्स क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लग्जरी कार्स की एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं और मैं बस स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। 2 मिनट दीजिएगा मुझे बस। बेटर गार्डन्स एंड देन दिस इज लग्जरी कार्स। बाकी बताओ फॉर्म के क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है? इलेक्शंस तुम लोगों ने शायद अपनी आर्टिकल्स में पहले देखे होंगे। इलेक्शंस का कैसा लगा तुम्हें, कैंपेन वगैरह? कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले इलेक्शन का? ऐसा हो तो शेयर कर सकते हो भाई। तुम लोग की लीज तो अभी स्टार्ट नहीं हुई होंगी ना, लीज में तो अभी टाइम होगा। अच्छा, क्यों है भाई ऐसे हालात? किस हवाले से ऐसे हालात हैं? स्टाइपेंड वगैरह टाइम पे नहीं मिल रही क्या? किस वजह से ऐसे हालात हैं? जाते हैं हम हमारे पहले वाले पार्ट पे। हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो यार अच्छी ही हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। सर फलाना चीज़ डिपार्टमेंट खाली हो गया, बिल्कुल। सर खाली का मसला तो अरसे से चल रहा है। अब आप पाकिस्तान से बाहर देखो जो सैलरीज मिलती हैं, पाकिस्तान में जो सैलरीज मिलती हैं, मतलब मैं खुद भी बोलता था काफ़ी अर्सा कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए बंदा जाता है। तो अपने रीजंस थे खैर वापस आने के भी, बहरहाल। लेकिन ये कि यार ये स्टाफ शॉर्टेज वाला मसला तो चल रहा है, कॉस्ट कंट्रोल वाला फैक्टर, क्योंकि तुम्हारा क्लाइंट इतनी ऑडिट फी थोड़ी देता है। अब वहाँ सऊदीया के अंदर एक ऑडिट होता था, मैं देखता था यार, मतलब 4 लाख रियाल, 3 लाख रियाल, 1 मिलियन रियाल, बड़ा बैंक के अगर इतनी इतनी ऑडिट फी होती थी। यहाँ पे ऑडिट इतना ऑनर किया जाता ही नहीं है। पैसे हैं तो एडवाइजरी के हैं। एडवाइजरी में आप क्लाइंट को कमा के देते हो, ऑडिट में आप वही चीज क्लाइंट को बता देते हो जो उसको ऑलरेडी पता था। उसको डे वन में पता था मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, आप जाके बोल देते हो जी आपने इतना प्रॉफिट कमाया। वो बोलता है यार वैल्यू एडिशन क्या है, मतलब इन्होंने मुझे क्या ऐसा बताया जिसके अंदर मेरा कोई फायदा हुआ हो। तो सॉर्ट ऑफ पिस्ड ऑफ, कहते हैं हम इस सर्विस के इतने पैसे क्यों दे। एक कंप्लायंस है सीसीपी की, वो करनी है, बस ये कंप्लायंस को कंप्लायंस की हद तक पैसे देंगे। तो जाहिर सी बात है ऑडिट इज द नर्सरी। ऑडिट नर्सरी है, नर्सरी कभी इतने पैसे नहीं कमाती फर्म में। अब मतलब स्कूल में तो नर्सरी ज्यादा कमाती है, लेकिन ऑडिट के अंदर नर्सरी इतना नहीं कमाती।
प्रैक्टिकल बात है। तो वो एडवाइजरी के जो रेवेन्यूज है, एडवाइजरी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत बेहतर है, और ओवरऑल लेवल पे ऑडिट की इतनी नहीं है। ऑडिट के अंदर एक स्टाफ का शॉर्टेज जो है वो इसी वजह से रहता है। स्टाफ का शॉर्टेज फर्म्स में है, और अल्लाह खैर करे अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेनीज घर पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप फर्म की कॉल आएगी, या फर्म की कॉल आएगी। अब हम जाएंगे, पता नहीं 1300-1400 बच्चे, मैंने अभी रिसेंटली रिजवान मनाई साहब का इंटरव्यू देखा था, 1300-1400 बच्चे जो है वो घर पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि अब हमारे कॉल आ जाए, अब हमें कॉल आ जाए। तो बिल्कुल मतलब उल्टी गंगा बह रही है। ना आई कैप जो है वो एंट्री के ऊपर बैरियर लगाने के लिए रेडी है, और ना वो अपनी आर्टिकलशिप की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको खोलने पर रेडी है। मतलब ना वो बाहर की फर्म्स में आर्टिकल्स करने की ऑप्शन दे रहा है कि लोग पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाएं, दुबई में आर्टिकल्स कर लें, सऊदीया में आर्टिकल्स कर लें, ना वो ये ऑप्शन दे रहा है। ना वो ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप जो है एंट्री के ऊपर बैरियर लगाओ। एंट्री के ऊपर बैरियर लग नहीं रहा। हजारों बच्चे एक साल में एडमिशन ले रहे हैं सीए के अंदर, वो आ रहे हैं एएफसी क्लियर कर रहे हैं, 98% एएफसी का रिजल्ट आ रहा है। उनको एएफसी के 4 पेपर देख के ऐसा लगता है कि हम तो सीफैप के 4 पेपर भी जो है वो दे देंगे। और जिस दिन वो एएफसी क्लियर करते हैं, उसके अगले दिन वो सुबह पूछते हैं कि भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है सीए स्टार के ऊपर। सही है। तो बेसिकली मतलब ना आप एंट्री पे बैरियर लगाने के लिए रेडी हैं, ना आप जो है वो एट द सेम टाइम उसको रेगुलेट करने के लिए तैयार हैं कि वो बाहर आर्टिकल्स कर लें, या इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर लें, या ओपनली कहीं पे भी कर लें। असल में देखो मसला क्या है, मसला ये है कि अगर ये ओपनली कहीं पे भी आर्टिकल्स करने की इजाजत दे देंगे, तो फिर इनमें और एसीसीए में फर्क नहीं बचेगा ना। इनमें और एसीसीए में फर्क नहीं बचेगा, और एसीसीए को तो हम फॉलो कर नहीं सकते। दैट्स कुल्लू हराम, हा वाला हराम, कुल्लू हराम है, हम कर ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। हम उनको नहीं कर सकते। हम कोई ना कोई तिगड़म लगाएंगे, ग्रुप ए ग्रुप टू जैसी हम स्कीम बनाएंगे, न्यू स्कीम बनाएंगे, लेकिन हम एक सिंपल फार्मूला जो दुनिया में चल रहा है कि भाई आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लें, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस वाली चीज हम देने के लिए रेडी नहीं है। बहरहाल क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। या तो एंट्री के ऊपर बैरियर लगाओ, या फिर आप अपनी बाहर आर्टिकल्स करने की बाहर की फर्म्स में अपॉर्चुनिटी खोल दो, तो लोग बाहर की फर्म्स में जाएंगे। फिर कोई पाकिस्तान में आके अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो यहाँ आके लोकल टैक्स लोकल लॉ का पेपर दे दे। अकाउंटिंग ऑडिटिंग कौन सी बदल जानी है, पाकिस्तान हो या नाइजीरिया हो, अकाउंटिंग ऑडिटिंग तो नहीं बदलनी। अगर आईएफआरएस अप्लाई हो रहा है तो आईएफआरएस अप्लाई हो रहा है तो कोई मसला नहीं। अगर कोई यूएस में आर्टिकल्स करके यहाँ पे आता है, लाइसेंस चाहता है, तो वो आईएफआरएस का भी पेपर दे दे भाई। उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट और बीएफडी तो नहीं बदलेगा ना, बिजनेस मैनेजमेंट और बीएफडी वही रहेगा। ठीक है, टैक्स और लॉ का पेपर दे दे, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका दे दे, ऑडिटिंग नहीं बदलेगी। यूएस में भी ऑडिटिंग ऐसे ही होती है बहुत हद तक, काफी हद तक। बहरहाल अब तंग नजरी वाली बातें हैं, कुछ कर नहीं सकता आदमी। तो हजारों की तादाद में बच्चे घर पे बैठे ये सोच रहे हैं कि हमें जो है वो फोन आ जाए, कॉल आ जाए। मतलब तुम लोग अगर अच्छी जगहों पर आज बैठे हुए हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि यार मतलब हम फर्ग्यूसन, ईवाई, यूसुफ आदिल या केपीएमजी या बीडीओ जीटी ऐसी किसी जगह पर अगर हम बैठे हुए हैं अभी। इवन रहमान सरफराज का भी थोड़ा बहुत मैंने नाम सुना है, अच्छा है, अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके पास, और मालूम जकरिया के पास भी मुनासिब क्लाइंट्स हैं। मतलब इस तरह की अगर आप इमर्जिंग फर्म्स में मौजूद हैं तो अल्लाह ताला जो है वो मतलब आपको शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला मजीद आपके ऊपर मेहरबान हो। लेकिन यार जो स्टूडेंट्स आज घर पे बैठे हैं उनको देख के बड़ी तकलीफ होती है। मतलब हमने एक रेस लगाई हुई है ना कि हम कैफ का पेपर क्लियर कर दें बच्चों का, रेस लगी हुई है, मतलब एवरी अदर पर्सन इज ट्राइंग। कैफ का पेपर निकालो, कैफ का पेपर निकालो, वो FAR 2, ये FAR 1, और ये ऑडिटिंग कॉस्टिंग लगे पड़े हैं। मतलब हम कुछ भी हो जाए पास कराना है। ठीक है, अच्छी बात है, पैसे दिए हैं बच्चे ने यार, उसको पास कराना जरूरी है, पास करा लिया। अब उस बच्चे को अंदाजा ही नहीं है कि जब वो कैफ क्लियर करेगा तो उसके बाद वो कितने बड़े भंवर में फंसने वाला है, जहां पे वो आर्टिकल्स के लिए जो चक्कर लगाएगा, जो चक्कर लगाएगा, जो चक्कर लगाएगा। यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, पेपर दिया है तो पास या फेल। उधर तो अनसर्टेनिटी रोज सुबह खाती है आपको कि यार मैंने पेपर निकाल लिए, मैंने इतनी मेहनत कर ली, 2 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, और अब आज मेरी सूरत हाल देखो क्या है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। मोहम्मद इनको में लगा दें, एडी अक्खा वाला में लगा दें, बच्चों के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि यार आप इस तरह की किसी जगह पर भी हमें लगा दें, हमारी सीवी दे दें, हम काम कर लेंगे। बहरहाल मतलब डायनेमिक्स कहाँ जा रहे हैं इस प्रोफेशन के, अल्लाह ताला खैर करे। देखते हैं नई काउंसिल इसके हवाले से क्या इकदाम लेती है, और क्या उसमें जो है वो सूरत हाल होती है आई कैप के बेटरमेंट की। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर कोई चीज़ आपका सुकून तबाह कर रही हो तो वो रास्ता अपना बदल दो, और अगर सुकून तबाह नहीं कर रही तो उसको करते रहो। खैर ये 2 जुमलों में सारी बातों का जवाब है। समझ आ जाए उसके लिए फबीहा, ना समझ आए तो टेंशन ना लो, फतुजा। खैर, question number 3, summer 2019, luxury cars Karachi was founded in 1965 in Karachi by Mohammad Khwaja. It has grown steadily since then
and is now run by his grandson Naveed Khwaja. लग्जरी कार्स कराची 1965 में बनाई गई, मोहम्मद ख्वाजा साहब ने बनाई, और अब इनके पोते जो है वो नवीद ख्वाजा इसको चला रहे हैं. Who took over the business following his father's requirement 3 years ago. From the beginning, the company has specialized in selling high quality imported cars to affluent customers. ठीक है, शुरुआत से ही कंपनी जो है वो high quality imported cars की तरफ गई, both new and second hand. It sells to wealthy individuals as well as to companies buying cars for the use of their senior management. ये सर बेसिकली करोला नहीं टोयोटा, इंडस मोटर्स और स्पार्क सुजुकी मोटर्स वाले मॉडल पे नहीं जा रहे, ये थोड़ा सा होंडा वाले मॉडल पे जा रहे हैं कि भाई महंगी गाड़ियां और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बेचनी है. बिल्कुल भी हमें जो है वो मिडिल क्लास को टारगेट नहीं करना, हम ऊपर की क्लास को टारगेट करेंगे, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम होती है, उसमें क्वांटिटी फिर कम होती है. मतलब कोई कह नहीं सकता कि स्पार्क सुजुकी मोटर्स इतनी कल्टस बेच देती है दुनिया में, रोल्स रॉयस भी उतनी बिकती होंगी, नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं. तो पोर्श हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, इस तरह की और इस लीग की जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, क्वांटिटी कम होती है लेकिन उनमें मार्जिन बहुत एक्सेसिव होते हैं, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू या ब्रांड लॉयल्टी अपने साथ जो है वो कैरी करते हैं. अब ये ब्रांड लॉयल्टी ब्रांड वैल्यू हमारे अपने अल्फाज हैं, असल तो यार स्टेटस ऑफ सिंबल, मतलब सिंबल ऑफ स्टेटस कैरी करती है, सिंबल ऑफ स्टेटस बेसिकली. It sells to wealthy individuals as well as to companies buying cars for their use at the senior management. 10 years ago, the company also started offering rental of luxury cars often to the same clients, with an option to buy the car after the rental period if the client particularly liked it. साल के लिए रेंट पे चलाओ, ना समझ आए वापस दे दो. साल के लिए रेंट पे चलाओ, ना समझ आए वापस दे दो. इस मॉडल के ऊपर भी कंपनी ने काम शुरू किया था 10 साल पहले. Over the last few years, the company has struggled to maintain its growth. Customers are increasingly buying luxury cars online directly from US and Japan. Also, cars are increasingly being listed for sale in online marketplaces, which makes it easier for small dealers to reach potential buyers. The company refuses to list its cars on these 3 third-party marketplaces because it wishes to retain control over how they're displayed, although it does list its stock on its own website. अपनी वेबसाइट पे तो करते हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है. पार्क व्हील्स और कारफर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, which also provides a facility for potential customers to obtain further details about the cars or register their current vehicle details for a provisional trade-in quote. Purchases of cars can only be made in person as the company considers personal interaction service to be a key aspect. Online नहीं बेचते, वेबसाइट पे गाड़ी दिखा देते हैं, डिटेल्स बता देते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी इन पर्सन आके देनी होगी आपको. ठीक है. Apart from the website, the company advertises it in a number of local newspapers, but otherwise does not undertake any formal marketing and has never had a marketing strategy. LinkedIn, Facebook, Insta, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Facebook, इन सबको यूज करके कंपनी मार्केटिंग नहीं करती, इन पे एड्स नहीं चलाती. कंपनी अगर करती है तो न्यूज़पेपर में, जंग के अंदर, जंग न्यूज़पेपर में एड देती है, इन सब पे नहीं देती. The company has many long-term personal and corporate customers and has always relied on word of mouth to gain new business. नया business हासिल करने के लिए हमेशा word of mouth पर rely किया इन्होंने. An extract from the company's website is given in Appendix 1. IG Appendix देखते हैं, कंपनी की वेबसाइट दी हुई है जी. Luxury Cars Karachi was founded in the 1960s by Mohammad Khwaja, whose vision was to supply high-quality cars to discerning clients, and his aim was to be the most trusted firm to deal with. He always took the time to understand his clients and their needs and to ensure that they were supplied with a car they would be delighted with. मतलब इन्होंने बहुत सारे मंजन कराए हुए अपनी फर्म और अपनी कंपनी के बारे में. These values have been maintained ever since, and we continue to earn the trust of corporate and personal clients. We are very proud that many of our clients have been buying cars from us for decades, including the elite of society and Pakistan's most prestigious business. We pride ourselves on offering a personal service to every one of them. मुझे बताओ, तुम लोगों की जो एवरेज एज है उसके हिसाब से ये बात सही होगी. मुझे बताओ 2002 से लेके 2008 तक, 2009 तक कोई नोकिया से ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी रखने वाला फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी? नोकिया से ज्यादा किसी के पास प्राइड थी? नोकिया से ज्यादा किसी के पास मार्केट शेयर था ग्लोबली 2002-3 से लेके 2007-8-9 तक? नहीं सर. Nokia was the largest manufacturer not only in Pakistan, not only in any other country, but all around the world. ग्लोबल मोबाइल मार्केट का शेयर नोकिया के पास बहुत बड़ा था. 90s में तो खैर बहुत ज्यादा ही करते करते फिर आगे जाके रिड्यूस हुआ था. नोकिया मतलब हाँ, ये देखो मॉडल आ रहे हैं, नोकिया 6600, नोकिया 6233, नोकिया 6610, अच्छे फोन्स. तो नोकिया 1100 तो पता नहीं
तुम लोगों ने यूज किया नहीं किया, लेकिन वो फोन तो ऐसा था कि मतलब वो हर किसी के पास था, हर किसी के पास था उस वक्त के अंदर। मतलब मैंने भी क्लास 6 में जो अपना पहला फोन लिया था वही नोकिया 1100 ही लिया था, स्नेक का गेम खेलने के लिए। चलिए ठीक है जी। तो ऐसी ही कुछ बात इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखी है, लेकिन नोकिया का डाउनफॉल क्यों आया कोई बता सकता है? नोकिया फेल क्यों हुआ? और फेल भी ऐसा मिजरेबली फेल हुआ कि यार नोकिया व्हाट्सएप से भी सस्ता बिका है। व्हाट्सएप $19 बिलियन का बिका था, नोकिया $7 बिलियन का बिका। जबकि उसके बाद भी एनालिस्ट कहते हैं कि इसकी $1 अरब की भी औकात नहीं थी। पता नहीं क्यों उसको $7 अरब दिए। हाँ, ये डायरेक्ट मैसेज पे आया है, साद अरशद ने कहा है, सर इट फेल्ड टू अपडेट इटसेल्फ विद टेक्नोलॉजी, रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो सारे तुम लोग वो बता रहे हो, मतलब जैसे बुखार हुआ तो तबीयत खराब हो गई, गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ये चीजें बता रहे हो। जो ग्राउंड रीजन था वो क्या था सर? दे वर नॉट अडेप्टेबल टू चेंज। ये प्रिंसिपल मसला था उन लोगों में, वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए ना मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, और जब दीन की दावत दी जाती थी उन लोगों को कि भाई आओ इस दीन की तरफ आओ, ये अल्लाह ताला की किताब है, इसको पढ़ो, वो बोलते थे भाई हमारे बाप दादाओं का दीन हमारे पास है, हम क्यों आए तुम्हारे पास? वी आर फॉलोइंग दैट सिंस लॉन्ग, और हम उसी को फॉलो करना चाहते हैं। ह्यूमन बाय नेचर चेंज को पसंद नहीं करता, उसकी ख्वाहिशात अनलिमिटेड होती हैं, और जो एक दफा आदत में ढल जाए वो आदत में ढल जाता है, फिर वो चेंज को नहीं पसंद करता। उसकी ख्वाहिशात ऑल दो अनलिमिटेड होती हैं। क्यों है ऐसा? ये कोई बुराई की बात है? नहीं, बुराई की बात नहीं है। असल में हम लोग जन्नत के हैं, जन्नत में कोई इतने ज्यादा चेंजेस थोड़ी आएंगे। जन्नत में मौत नहीं है, मैयत नहीं है, आंसू नहीं है, रोना नहीं है, गम नहीं है, ये सारे इस तरह के मसाइल जन्नत में नहीं है। तो हम लोग ही जन्नत के हैं, और वहां पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, विशेष भी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है, ठीक है ना? हम लोग ही वहां के हैं। यहाँ के ट्रेड्स हमारे, मतलब हम पोलर बेयर तो है नहीं कि अगर हम बर्फीले इलाकों में रहते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें खाल वैसी ही दी होगी, या हम बंदर भी नहीं है कि हम दरख्तों पे रहते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें उछल कूदने की जो सलाहियत दी होगी। जो सलाहियत हमें दी है वो यहाँ की नहीं है, वो जन्नत की है। यहाँ तो हम इम्तिहान में है, परेशानी में है, मुश्किल में है। तो कोई भी चेंज होता है वो हम नहीं अडॉप्ट करना चाहते। यही चीज कोडैक के साथ हुई, बिल्कुल सही कह रहा है साथ। कोडैक ने अपने हाथ से अपना डिजिटल कैमरा डिसकंटिन्यू किया, हालांकि वो बेचारे आ गए थे डिजिटल कैमरा पे, सबसे पहले वही आए थे, और उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया था, चीजें कर ली थी, लेकिन बस वही कि नहीं हमारे प्रोडक्ट बिक रहा है, ये हमेशा बिकेगा। आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं, जहाँ पे आप सोचते हैं कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, यूफोरिया कहते हैं इसको बेसिकली। तो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया में बाकी सब लोग ने चने बेचते हैं। तो नोकिया को ये लगा गूगल चने बेचता है, ठीक है। मक्का के जो कुफार थे उनको ये लगा कि मुसलमान चने बेचते हैं, उन्होंने चेंज नहीं अडॉप्ट किया। जिसने चेंज नहीं अडॉप्ट किया उसने वक्त के साथ नुकसान हो रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल रीजन था वो चेंज ना अडॉप्ट करने का, इस कंपनी का भी यही हाल है। चेंज अडॉप्ट नहीं करना है, न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, पर्सनल इंटरेक्शन से गाड़ी बेचनी है, ठीक है। इस तरह की किसी चीज के ऊपर नहीं आना है जो मॉडर्न लोग कर रहे हैं। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे बाप दादा ने नहीं किया, हम क्यों करें? तभी उन्होंने यहाँ पे शुरू में बताया है कि दादा का बिजनेस था और पोता चला रहा है। ये बड़ा मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने सवाल को फॉर्म किया है। नवीद इज कीन टू कंसिडर व्हाट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी वुड लुक लाइक। ये बीएमएस का सवाल है प्योरली, so he can decide whether to invest in marketing further. He recently met a digital marketing consultant at a networking event who has sent a follow-up email. Naveed would like to consider the advantages and disadvantages of launching a major digital marketing initiative. हाँ भाई, लड़का थोड़ा सा लाइन पे आ रहा है, including any potential ethical issues it may raise. अब आ जाए जी, ईमेल पढ़ते हैं। अच्छा जी, इट वाज ग्रेट टू मीट यू लास्ट वीक, ब्ला ब्ला, द रेपुटेशन ऑफ सक्सेस यू हैव क्रिएटेड इज वेरी इंप्रेसिव। चले जी, ये इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। आगे क्या कहते हैं? As discussed, we are experts in digital marketing and I'm convinced we can help you make your business even more successful by applying modern techniques. Services we offer that you might be interested in include redesigning your website using the latest search engine optimization and mobile optimization techniques, developing a dedicated app for customers to access information, make purchases, communicate, social media campaigns, email, SMS marketing, data analytics and reporting, digital content, blogging, visuals. ये कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो तुम लोगों के लिए अननोन होगा, आज की दुनिया में सब जानते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब गूगल वगैरह पे जब कोई आके सर्च करे तो सबसे पहले आपके बिजनेस का नाम नजर आए। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हैं, जहाँ पे हैशटैग इस तरह की चीजें होती हैं। डेवलपिंग ए डेडिकेटेड ऐप, एप्लीकेशन बनाने की बात हो रही है जहाँ पे आके सब कुछ एक्सेस किया जा सके। सोशल मीडिया कैंपेन्स का मतलब एड्स चलाना। ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग मतलब पॉपअप ईमेल्स आती हैं, कैंपेन्स की एसएमएस आते हैं। और फिर डेटा को एनालाइज करना, कितने लोग इस पे आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे, सेल्स फनल कहा जाता है इसको। और फिर डिजिटल कंटेंट जिसके अंदर ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, विजुअल्स, कंटेंट, मीम्स, ये सारी चीज आ जाती है।
ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे इसके ऊपर आपसे फॉलोअप कन्वर्सेशन करनी है, हमसे क्या चाहते हो आई कैप भाई? भाई आपसे हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको कंसिडर करने चाहिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करते वक्त। वो कौन से कमर्शियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो इस डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव से आएंगे 10 नंबर। और वो कौन से एथिकल इश्यूज हैं that may be raised by the marketing strategy and proposed digital marketing initiative and recommend safeguards the business should put in place। वो कौन से एथिकल मसाइल हैं जो इसकी वजह से उभर कर आ सकते हैं और आपको उनका ख्याल रखना है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ए 8 नंबर का, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सिर्फ जहन में पॉइंट्स जो आ रहे हैं उसको जॉट डाउन करो, छोटा छोटा 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आया सर, बीएफडी का पेपर बहुत कम पूछता है वो एग्जाम में, ऐसा क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि बीएफडी का पेपर नहीं है, ये मैनेजमेंट का पेपर है जिसके अंदर आप बिजनेस को एज ए केस स्टडी हैंडल करते हैं। तो जिंदगी में जब बिजनेस की केस स्टडी हैंडल करने जाओगे तो वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आईआरआर और एपीवी का फर्क क्या है, वो गूगल पे अवेलेबल है भाई। उन टूल्स को यूज करके डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, उनको एनालाइज करना आना चाहिए, उनसे एक मीनिंगफुल यू समझो कि कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। अगर वो कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, उन टूल्स को यूज कैसे करना नहीं पता, तो फिर फायदा नहीं था उसको पढ़ने का। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, एचआर, एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल वैल्यूज, बिजनेस केस स्टडीज के अंदर फिर डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एनपीवी आईआरआर में जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम करते हैं, फिर उसके बाद एमएनए, इसके इस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं कि वो तुम्हें हेल्प करें डिसीजन मेकिंग में। वो बीएफडी तो टेस्ट कर चुका ना तुम्हारा, मतलब इस बात को टेस्ट कर चुका है कि वैक तुम्हें 6 तरीके से निकालने आता है। इस पेपर में दोबारा उसको टेस्ट करके क्या फायदा?
चले जी, कोई अपना पॉइंट बताना चाहेगा? एनीवन? फैक्टर्स इन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ये ब्लीड करती है, नहीं जब ये जाया होती है, तो आपके पैसे जाया होते हैं इसके साथ। ठीक है ना, आपके पैसे जाया होते हैं। आप फॉर एग्जांपल एसएटी और जी की यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन होती है, SAT 1 SAT 2, फिर LCAT BCAT ECAT MCAT, इसकी एग्जांपल ले लो। ठीक है, पाकिस्तान में अब ये करने वाला कौन होता है? ये करने वाला एक 18 साल 19 साल का बच्चा होता है, जिसने या तो A-levels किया होता है, इंटरमीडिएट किया होता है। और करवाने वाले कौन होते हैं? वो 40-45 साल के माँ बाप होते हैं, या 35-40 साल के माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चे को इस कोर्स के अंदर इनरोल करा रहे होते हैं कि यार इसको यूनिवर्सिटी पेपर क्लोज हो जाए। अब्बा की टिपिकली एज जो है वो 40-42 प्लस होती है एट दैट टाइम, और अम्मी की टिपिकली एज जो है वो 36-37 प्लस होती है। अगर मैं ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसमें हर बंदे को मेरा ये ऐड नजर आ रहा है, तो 23 साल से लेके 35 साल तक के लोगों के लिए ऐड इरेलीवेंट है, क्योंकि उनको नहीं करना है ये यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन की टेस्ट। क्योंकि जो 23 साल पे पहुंच चुका है उसने कहीं ना कहीं से मेरा ख्याल ग्रेजुएट कर लिया है, ग्रेजुएट कर लिया है, कोई सर्टिफिकेशन कर ली है, या एटलीस्ट वो इस डिसीजन से बाहर आ चुका है कि अब उसे जिंदगी में क्या चीज पढ़नी है, वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा उस वक्त। तो सबसे पहली बात ये होती है स्टडी योर टारगेट मार्केट, या उससे भी पहले स्टडी योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स and what value you are delivering, and determine exactly what value you are delivering. ठीक है, सबसे पहले आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स देखो, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है। ठीक है, देन स्टडी योर टारगेट मार्केट, देयर प्रेफरेंसेस, देयर नीड्स, देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, ये सारी चीजें। सबसे पहले आप अपनी टारगेट मार्केट, आपने अपने बिजनेस को स्टडी कर लिया, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। अब आपने अपनी टारगेट मार्केट को देखा, उनकी प्रेफरेंसेस को देखा, उनकी नीड्स को देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा। ठीक है, फिर आप ओवरऑल लेवल पे अपनी टारगेट मार्केट को, सेगमेंट को स्टडी करने के बाद इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि यार आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, या आप अपनी प्राइसिंग क्या रखेंगे। प्राइसिंग एंड वैल्यू डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर एक नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। मैंने आज तक बुगाटी या मर्सिडीज का टीवी पे नहीं देखा, क्योंकि जो लोग बुगाटी मर्सिडीज या रोल्स रॉयस चलाते हैं वो टीवी नहीं देखते, उनके पास वक्त नहीं है टीवी देखने का। वो कोई ना कोई ऐसा वेंचर, ऐसा बिजनेस चला रहे होते हैं जिसमें वो इन चीजों पे वक्त जाया नहीं करते, कि घर आने के बाद वो 6 घंटे तक बिंज वॉचिंग करते हुए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो क्या मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर ऐड चलाऊंगा अपनी गाड़ी का? जो नेटफ्लिक्स देख रहा है वो मेरी गाड़ी लेने वाला बंदा ही नहीं है। जो मेरी गाड़ी लेने वाला बंदा है वो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में होता है, बड़ी बड़ी होटल्स में होता है, वहां पर उनका स्टे होता है, या जो लग्जरी प्लेसेस हैं, ट्रैवल लोकेशंस हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं, वहां पर होता है। तो अगर वहां मेरी इस गाड़ी का एक आध मॉडल मौजूद है और कोई वहां पे उन्हें चला रहा है, टेस्ट ड्राइव कर रहा है उनके सामने, तो वो देख पाएंगे कि हाँ यार ये कोई गाड़ी है जो अच्छी लग रही है देख के। और ओवरऑल लेवल पे इसका एक जो रोड के ऊपर जो भरा में जो चलने का एक तरीका है कार है, जिस तरह का इंप्रेशन ये दे रही है रोड के ऊपर, ये बहरहाल बहुत अच्छी है। तो मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को स्टडी करना, ये सारी चीजें। ठीक है, आपका मार्केट शेयर, मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट शेयर, मार्केट पोजिशनिंग। ठीक है, हाउ टू इंप्रूव दैट, ये आपने स्ट्रैटेजी बनानी है। पता चला फेसबुक के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव उसके ऊपर कमेंट्स आना शुरू हो गए और ये सारे मसाइल पे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, सिंस कंपटीशन इज ग्लोबल, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है लड़के ने। सिंस कंपटीशन इज ग्लोबल, हाउ योर प्रोडक्ट क्रिएट्स डिफरेंशिएशन टू कस्टमर्स, उनकी नीड्स को, टारगेट्स को, प्रेफरेंसेस को कैसे टारगेट को कर रहा है। फिर उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग डेस्टिनेशंस को डिफाइन करेंगे। डिफाइन मेथड्स एंड मीन्स ऑफ मार्केटिंग, कैसे की जाएंगी, किस जगह पे की जाएंगी, किस तरह की जाएंगी। फिर एट द सेम टाइम बजट, कितना बजट इसके ऊपर एलोकेट करोगे। टेस्ला वाला है ना, कोई हाई ज्यादा महंगी मार्केटिंग नहीं करता। एप्पल बहुत पैसा लगाता है मार्केटिंग पे, बहुत पैसा लगाता है एप्पल।
टेस्ला नहीं करता। जो इनके स्पेस वाली कंपनी जिसमें वो रॉकेट्स भेजते हैं दुनिया में, रीयूजेबल रॉकेट्स का जो प्रोजेक्ट है, उन रॉकेट्स के अंदर जो लोग बैठते हैं ना, जो 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 एस्ट्रोनॉट्स और आके बैठते हैं उसके अंदर, वो टेस्ला के अंदर आके बैठते हैं। तो वहां पे टेस्ला की गाड़ियों की मार्केटिंग हो रही होती है। जो भी प्रोजेक्ट की, किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट की, अगर इलॉन मस्क वहां पे कोई इनॉग्रेशन कर रहा है या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहा है, तो वहां पे टेस्ला का आना जाना होता है, लोगों का आना, चीजों का आना, वो सब टेस्ला के थ्रू किया जाता है, ताकि लो मार्केटिंग, उसके हवाले से लो बजट मार्केटिंग जो है वो की जा सके। ये बहरहाल आपने पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर फैक्टर्स को डेवलप करना है। फिर कमर्शियल एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस सर, कमर्शियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से आपकी रीच बढ़ जाती है। इंक्रीज योर सेल्स, इंक्रीज योर ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज योर लीड्स। जिन लोगों की आपके पास लीड्स आ रही हैं वो बढ़ जाती हैं, आपकी सेल्स बढ़ जाती है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, ऐप से, इन सारी चीजों से आपका एक जो इनिशियल कांटेक्ट है ना कस्टमर के साथ, वो इजी हो जाता है। इनिशियल कांटेक्ट विद द कस्टमर becomes very easy, ठीक है। You can outweigh your competitor with a better marketing strategy। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेहतर है, आप अपने कंपेटिटर को आउटवे कर सकते हैं उसके हिसाब से। अभी तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत चला था इस चीज के ऊपर। कितने लोगों ने देखा ये तारिक रोड वाले मैकडॉनल्ड्स के ऊपर केएफसी का बोर्ड लगा हुआ है? देखा भाई लोगों ने? मैकडॉनल्ड्स का जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है वो मैकडॉनल्ड्स का अपना एक बर्गर है, और उसी मैकडॉनल्ड्स के ऊपर उन्होंने तारिक रोड वाले मैकडॉनल्ड्स के ऊपर केएफसी का बोर्ड लगाया और केएफसी का बर्गर ही एडवर्टाइज किया उस पर। केएफसी का बर्गर ही उसके ऊपर एडवर्टाइज किया है। बहरहाल आप उसको कम्पीट कर सकते हैं अपने कंपेटिटर्स को, ठीक है। कस्टमर फीडबैक लिया जा सकता है, बिल्कुल मोहम्मद तैयब, एक्सीलेंट पॉइंट। कस्टमर फीडबैक लिया जा सकता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। आप टारगेटिंग, रीटारगेटिंग कर सकते हैं, यानी एक कस्टमर को एक दफा आपने ऐड दिखाया, उसी को दोबारा दिखा सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड ऑडियंस होगी आपकी। ये सारी चीजें पर्टिकुलरली इंप्रूव हो जाती है। जिन लोगों को जरूरत है उनको आप ऐड दिखाते हैं, हर किसी को नहीं दिखाते। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं सर? डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा इस तरह से कि अक्सर लोग कैंपेन्स के अंदर या इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर, मतलब अपने कंपेटिटर्स को नेगेटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कि यार उनको उनको और ज्यादा गिराने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, या आपकी पोजीशनिंग को आप संभालने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलने के लिए तैयार होते हैं। वो एथिकल इश्यूज में ये मामला आता है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे आप अपनी प्रेस्टीज को, अपनी चीजों को मेंटेन करने के लिए एक एक इस तरह का काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो जो आपके प्रेस्टीजियस वेल्दी इंडिविजुअल्स है ना, वेल्दी कॉर्पोरेशंस, आप मतलब वेल्दी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स को आप प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे आपकी रिसर्च बहुत पक्की होनी चाहिए। अगर आपकी रिसर्च पक्की नहीं हुई तो आपकी कॉस्ट ब्लीड करेगी, सही है ना। हायर कॉस्ट, अनसक्सेसफुल मार्केटिंग, कैन लीड टू लॉसेस। अगर आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स जाया हो रही हैं, फजूल जा रही हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा उनका, तो वो ओवरऑल लेवल पे आपके ब्रांड नेम को भी डैमेज कर सकती हैं, आपकी ओवरऑल लेवल पे कॉस्ट को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर सकती हैं, आपके ओवरहेड्स को भी बढ़ा सकती हैं। प्लस ये जो आपके वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, वेल्दी कंपनीज हैं, शायद आपकी उन एप्स पे ना आए, शायद वो आपकी इन एप्स पे इतना ज्यादा ना आए। ऐप वगैरह के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन ऐप के ऊपर शायद वो इतना ज्यादा ना आए इन चीजों को देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो बहरहाल ऐसा ना हो कि आपके ओवरहेड्स वहां पे ब्लीड करें, ठीक है ना। ऐप मे नॉट बी a very useful platform for those high net worth individuals। जिनके पास बहुत पैसा है वो शायद ऐप और इन सारी चीजों के थ्रू ना आए। ज्यादातर जो होता है ना वो बिजनेस में रिलेशनशिप के थ्रू आते हैं, कि यार एक कंपनी के अंदर इस तरह की गाड़ियां चल रही हैं, तो वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव के थ्रू दूसरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को पता चलता है, या आप अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बताते हैं कि भाई इन क्लाइंट्स को मैं गाड़ियां प्रोवाइड करता हूँ, तो ओवरऑल लेवल पे दूसरी कंपनीज भी उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी कंपनी के सीईओ के पास इतना वक्त है कि वो ऐप पे जाके अपने लिए गाड़ी ढूंढेगा।
वो ये देखेगा कि यार मेरे कंपीटिंग बिजनेस के अंदर जो सीईओ वो किस तरह की गाड़ी चला रहा है, बस ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए। तो उनके ऑफिसेज आपको खुद जाना होता है, अपनी गाड़ी के बारे में आपको खुद उनको बताना होता है, उनके सामने टेस्ट ड्राइव्स इस तरह के ऑप्शंस रखने होते हैं। कभी कभी प्रमोशनल बेसिस के ऊपर किसी बड़े डॉक्टर को, किसी बड़ी सीईओ को, किसी बड़े एग्जीक्यूटिव को गाड़ी तोहफे में भी देनी पड़ती है कि यार ठीक है आप इस तरह की गाड़ी चलाएंगे, लोग देखेंगे तो हमारी सेल्स उससे जेनरेट होंगी। ऐप या शायद एसईओ इतना ज्यादा उसमें फायदा आपको ना दे, सही है ना। और ये भी हो सकता है कि फेसबुक वगैरह पे नेगेटिव कमेंट्स आ जाएं, मे बी रिसीव्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या आपकी ब्रांड वैल्यू को और ज्यादा जो है डिक्लाइन कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, सही है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हुई, एथिकल इश्यूज पर आ जाते हैं। एथिकल इश्यूज में एक बड़ा मसला होता है डिफेमिंग अदर ब्रांड्स, कमिंग अप विद फॉल्स क्लेम्स, ठीक है। बहुत ज्यादा आप झूठ और इन सारी चीजों की तरफ रिजॉर्ट कर सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ये एक मार्केटिंग का बड़ा मसला होता है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग कुछ भी बोलने के लिए जो है वो तैयार होते हैं, सही है। और फिर यूज ऑफ कस्टमर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा सेलिंग ऑनवर्ड्स, इस तरह की चीजें। मार्केटिंग से आपको बहुत सारा डेटा आ जाता है, तो उनको बहरहाल आगे बेचना, इस तरह की चीजें करना, ये सब जो है वो बहरहाल एक एथिकल इश्यूज वाले एरिया के अंदर आ जाती है। एथिकल इश्यूज में आप ये वाली चीजें जो है वो डाल सकते हैं, और इन एथिकल इश्यूज को बहरहाल काफी हद तक ख्याल करना होता है, इनके सेफगार्ड्स होने चाहिए। आप दूसरे ब्रांड्स को डिफेम ना करें, आपकी डेटा एनालिटिक्स की टीम हो जो हर वक्त देख रही होगी आप ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे, आप किसी किस्म का कोई फॉल्स क्लेम ना करें। मार्केटिंग जो भी कंटेंट जा रहा है वो कंटेंट एक सीनियर पर्सन के थ्रू अप्रूव होकर जाना चाहिए, ताकि ऐसा कोई काम ना हो जो मतलब एक अनएथिकल वाली चीज है। जो भी फैक्ट्स जा रहे हैं उनकी डबल चेकिंग हो, उनका अप्रूवल हो, कस्टमर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो वो इंतहाई सिक्योर्ड पोजीशन के अंदर पड़ी हो। पता चला अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जूम पे क्लास ले रहा हूँ, तो मैंने जूम की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन के तहत हर महीने मेरे कार्ड से जो है वो चार्ज करता है। अब वो मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन आगे कहीं दे दें, खत्म हो गई बात, मेरा कार्ड तो यूज हो सकता है गलत चीजों के अंदर या गलत मीन्स के लिए। सो थिंग्स लाइक दैट, इन चीज़ों का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर बड़ा ख्याल रखना है। और ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, वरना ये अल्टीमेटली आपके ब्रांड को ख़राब कर देती हैं, उसकी वैल्यू ख़राब कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी 2 सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो इनके हवाले से आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम अगले सवाल के ऊपर आएंगे। अब मैं आज कुछ आईकैप की वर्कबुक से क्वेश्चन इंशाल्लाह करवाऊंगा एक दो, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा आईकैप की वर्कबुक में कैसे दिए हुए। फिर उसके बाद हम कोशिश करके आईसीडब्ल्यू की भी चंद एक क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है भाई। आलल कुबूर, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।